नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं वो किस किस तरह से काम करती हैं। दे एक्ट एज अ आयन चैनल, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, दे एक्ट एज अ एंजाइम, एक्ट एज अ receptor, they act as a linker, they act as a सेल आइडेंटिटी मार्कर। अगर आपको मेरा ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है, इट एक्ट्स एज अ फ्लूइड जस्ट लाइक द सी। समुद्र की तरह ये एक फ्लूइड का काम करती है, फास्फोलिपिड। और जो उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, चाहे वो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हों या पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, वो जस्ट लाइक द आपके आइसबर्ग्स जो होते हैं, आपके बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो उसमें फ्लूइड में तैरती रहती हैं, उस तरह से बिहेव करती हैं। तो ये फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइड नेचर कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो कहा जाता है कि ये जो मेन आपका कोर होता है, आपका लिपिड फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, इनके जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लगातार अपने अपने लेयर में, एक लेयर को हम लीफलेट कह सकते हैं, तो वो अपने ही लेयर में इनका लैटरल मोशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मतलब ये मॉलिक्यूल लगातार इस मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होता रहेगा, फिर ये इससे एक्सचेंज होता रहेगा, इसी तरह से ये इधर एक्सचेंज होते रहते हैं। मीन्स ये इनका इस लेयर में अपना और इस लेयर में अपना लगातार इनका मोशन होता रहता है। इस तरह का मोशन लैटरल मोशन या इसी को लैटरल डिफ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है, तो इस लैटरल डिफ्यूज़न की वजह से आपके फ्लूइडिटी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये कहा जाता है कि ये जो आपके फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है लगातार लैटरल मोशन में बने रहते हैं। और कहा जाता है कि ये नेबरिंग जो फास्फोलिपिड्स होते हैं एक दूसरे के पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं 10 मिलियन टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 10 मिलियन बार जो है ये अपनी एक पोजीशन को नेबरिंग फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इतनी स्पीड से करने पे ये पूरे सेल की बात करें तो सेल की जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल घूमते हुए कुछ ही मिनटों में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इस फास्फोलिपिड का जो कोर है, ये बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, इसमें लैटरली इस तरह से इनमें मोशन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस लैटरल मोशन या लैटरल डिफ्यूज़न की वजह से ही क्या होता है, फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, कभी कभी ये देखा गया है, बहुत कम केसेस में देखा गया है कि जो आपके फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लेयर के जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कभी कभी क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब अपने लेयर से निकल करके और नीचे वाली बाइलेयर में मूव कर जाते हैं। तो इस तरह का मोशन फ्लिप फ्लॉप मोशन कहलाता है, या इसको ट्रांसवर्स डिफ्यूजन कहते हैं। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स में ही होता है। तो ये मोशन आपका फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसवर्स डिफ्यूजन कहलाता है। इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही रैंडम केस में होता है, बहुत ही कम इस तरह का मोशन होता है। इस तरह का मोशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जबकि मोस्टली जो मोशंस होते हैं वो आपके इसमें लैटरल मोशन या लैटरल डिफ्यूज़न ही होता है। उसका कारण ये है कि ये लैटरल जो डिफ्यूज़न होता है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने बताया था कि फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनमें एक पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है यानी वाटर लविंग होता है, और एक होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है टेल, जो फैटी जैसे टेल होती है, ठीक है, जो कि आपके हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो जब लैटरली मोशन होता है, लैटरल ऐसे मोशन होता है, तो ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इनके साथ जो बॉन्ड बना रहता है वो ब्रेक नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली बना ही रहता है। ये इस तरह से मूव करते रहता है, चाहे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो या प्रोटीन भी के भी मॉलिक्यूल्स के वो पोर्शन जो ऊपर प्रोट्रूड होते हैं या नीचे प्रोट्रूड होते हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, वो भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए रखते हैं, तो वो भी बॉन्ड टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही आसानी से लैटरल डिफ्यूजन होता है इन मॉलिक्यूल्स का, चाहे प्रोटीन हो, लिपिड हो, फास्फोलिपिड हो या आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे फास्फोलिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल में, तो सबसे फास्ट मोशन जो होता है वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का होता है प्रोटीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे इंटीग्रल हो या पेरिफेरल्स, वो पूरी तरह से फ्री नहीं होती हैं। कुछ आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, आपके जो साइटोप्लाज्म की तरफ आपके कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के साथ अटैचमेंट इनका होता है, और या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ जो मैट्रिक्स फाइबर्स होते हैं उनके साथ अटैच होती हैं। अब ये जब दोनों तरफ से अटैच हो गए तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाली प्रोटीन मॉलिक्यूल ये आपकी फ्री है, तो ये इसमें लैटरल मोशन या लैटरल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें लैटरल मोशन बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के केस में मैंने ये बताया, फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, एक लेयर से फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं दूसरी लेयर में फ्लिप कर जाते हैं, एक लेयर से मूव करके दूसरे लेयर में आ जाते हैं। अब इसमें डिफिकल्टी ये होती है कि अब सेकंड ये फिगर आप देखेंगे, एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव करना है, तो इसका जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो पोलर हेड होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाए रहते हैं उसको तोड़ना आवश्यक होता है। वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक इसका पोलर हेड दूसरा इस जो बाई लेयर के मेन जो कोर होता है, जो आपका इसका ये टेल रीजन का जो मेन कोर होता है उससे होकर के पास होना होता है। आप जानते हैं इसका पोलर हेड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर है, और इसका टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, बहुत ही टफ वर्क होता है कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, एक हाइड्रोफोबिक रीजन जो कि हाइड्रोफोबिक कोर होता है, इसका जो टेल पोर्शन होता है उससे हो करके और दूसरी तरफ निकले, ठीक है। और दूसरा टफ काम ये होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनकी पोलर हेड की जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ना होता है। तो इन दोनों कामों के लिए क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब तक वो एनर्जी नहीं मिलती है तब तक ये आपके फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए लैटरल डिफ्यूजन की अपेक्षा फ्लिप फ्लॉप मोशन या ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक एनर्जी बैरियर की तरह काम करता है और इस तरह के मोशन को रोकता है। जब तक वो उतनी अमाउंट की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये मोशन होगा नहीं, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिमेट्री ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो दोनों लेयर होती है लिपिड बाइलेयर्स, उनकी एसिमेट्री के पीछे यही कारण होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो हाइड्रोफिलिक पोर्शंस होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द फास्फोलिपिड। पोलर हेड देखिए छोटा सा होता है, और इसके लिपिड मॉलिक्यूल जो कि बाहर निकले होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये फ्लिप फ्लॉप मोशन नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है दूसरा, तो यही मेन आपके दो मोशन होते हैं जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी पाई जाती है। एक तो लैटरल मोशन या लैटरल डिफ्यूजन, और दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। इसके अलावा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, एक तो जो आपके ये फास्फोलिपिड
में क्या होता है, पोलर हेड होता है, और ये क्या होते हैं, फैटी एसिड टेल्स होते हैं। इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बताया था जो है। तो फैटी एसिड टेल में आपको मैंने बताया था कि इनमें कुछ फैटी एसिड टेल्स ऐसी होती हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो कि अनसैचुरेटेड होता है, तो उस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, वो उस पॉइंट पर किंक कर जाता है, बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका लिपिड बाइलेयर बनता है तो ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में टाइटली पैक नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए जब टाइटली पैक नहीं हो पाते हैं which results in the fluidity of the plasma membrane, जो इसकी वजह से फ्लूडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लूडिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द फैटी एसिड टेल। जो फैटी एसिड टेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था, एक हमने बताया था लिपिड्स, जो लिपिड बाइलेयर में आपके लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को मैंने बताया था, उसमें एक पोलर रीजन क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसका भी मैंने केमिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया पिछली क्लास में, देख लीजिएगा। उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वही एक पोलर रीजन होता है, बाकी उसका जो स्ट्राइड पोर्शन और जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन रीजन होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर रीजन होता है। मैंने आपको उस समय बताया था कि उसका जो पोलर रीजन होता है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उस वही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया रहता है किसके साथ, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के पोलर पार्ट से। यानी ये फास्फोलिपिड के जो पोलर पार्ट है, इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर में याद होगा बताया होगा कि यहीं पर इसका जो कोलेस्ट्रॉल का होता है पोलर पार्ट इसके हेड से जुड़ा होता है, और बाकी जो इसका हाइड्रोकार्बन चेन, स्ट्राइड चेन होती है, वो सब इन फैटी एसिड टेल के बीच में इस तरह से पड़ा रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से बना होता है, अब इस तरह से बीच में पड़ा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करता है, इस लिपिड बाइलेयर को और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से पड़ा होने की वजह से क्या होगा, जब इस तरह से कई जगह इस तरह से पड़े होंगे, इस तरह से पड़े होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस लिपिड बाइलेयर को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होता है, उतना ही हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उतना ही स्ट्रांग बनता है, उसकी फ्लूडिटी घटती है ना। तो ये कहा जाता है कि हमारा नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसकी फ्लूडिटी घटती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब टेम्परेचर घटता है एट लो टेम्परेचर, जैसे इस समय सर्दियों का मौसम आ गया है, इस समय टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो इस समय क्या होता है, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन फ्लूडिटी बढ़ा देता है। तो कोलेस्ट्रॉल मेक्स द लिपिड बाइलेयर स्ट्रॉन्गर बट लेस फ्लूड एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेस फ्लूड बना देता है। एट लो टेम्परेचर इट इंक्रीजेज मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, और लो टेम्परेचर पे ये फ्लूडिटी को बढ़ाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूडिटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं वो। तो अब बात करते हैं आपका मेम्ब्रेन फ्लूडिटी के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे आपके बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन फ्लूडिटी होती है, मेम्ब्रेन के फ्लूड नेचर होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे आपके इस लिपिड बाइलेयर के अंदर बहुत सारे इंट्रैक्शंस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे असेंबली ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पर इनकी असेंबली लगती रहती है। फिर दूसरा हम बताते हैं कि इसकी फ्लूड नेचर की वजह से फास्फोलिपिड, जो ये आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल है, लिपिड बाइलेयर है, उसके फ्लूड नेचर होने की वजह से बहुत सारे आपके जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं उनके मूवमेंट पॉसिबल होते हैं और जो कि भाग लेते हैं किसी न किसी सेल रिएक्शंस में। जिस तरह से फॉर एग्जांपल बहुत सारी आपके सेल रिएक्शंस होती हैं,
सच एज आपके सेल मूवमेंट, सेल आपका चल रही है, उसमें आपके बहुत सारे आपके मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके मूवमेंट में यह फ्लूइडिटी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सच एज सेल मूवमेंट हो गया, सेल की ग्रोथ होती है, मीन्स सेल डिवीज़न, भाई सेल डिवीज़न से आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, सेल ग्रोथ में सेल साइज बढ़ती है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ती हैं। सिक्रीशन, कोई चीज़ सिक्रीट करना होता है, उसमें भी फ्लूइडिटी की ही वजह से आसानी से सिक्रीशन हो जाता है। और सेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स आपस में जो जंक्शंस एक दूसरे से जुड़ती हैं इस तरह के मैट्रिक्स फिलामेंट फाइबर के द्वारा, तो इसमें भी फ्लूइडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट्स बताते हैं इस फ्लूइडिटी की वजह से क्या होती है, जो लिपिड बाइलेयर होती है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है इस फ्लूइडिटी की वजह से कि ये जब भी ये फटती है या पंक्चर होती है, तो पंक्चर होने का मतलब इसमें कोई छेद हो जाए, सेल में ऐसे छेद कर दिया जाए या क्या है कहीं से फट जाए, तो इसमें फ्लूइडिटी की वजह से ये प्रॉपर्टी होती है, ये तुरंत उस जहाँ पर फटती है उसको अपने आप को सेल्फ सीलिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है, सेल्फ सील कर लेती है। तो इट अलाउज लिपिड बाइलेयर टू सेल्फ सील इफ टॉर्न और पंक्चर्ड। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे आपको कहीं चोट वोट लगती है तो आप टेडबैक का इंजेक्शन लगवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो टेटनस की सुई जब आपके हाथ में डाली जाती है तो वो क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छेदते हुए अंदर जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जब सुई को बाहर निकाला जाता है तो जैसे जैसे लगातार एक एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सुई निकलती जाती है, तो वो क्या होता है, उसकी जो लिपिड बाइलेयर है उस गैप को, जो उस सुई की वजह से जगह बनती है, उसको तुरंत वो सील करती जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो कोशिका जो है बस्ट नहीं होती है, फटती नहीं है, बस्ट होने से बच जाती है। और दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हाँ, आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके माता पिता होते हैं जो कि माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका IVF कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, उनके स्पर्म और एग को लेकर के जो है क्या होता है, एक जो है माइक्रो नीडल की सहायता से स्पर्म को क्या करते हैं, एग के अंदर नीडल से पंक्चर करते हुए और स्पर्म को अंदर डालते हैं, फिर नीडल को निकाल लिया जाता है। तो ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, इसमें भी वही घटना होती है जो अभी मैंने इंजेक्शन जो लगाने में है वो बताया, कि जब पंक्चर करता है, एग को पंक्चर करता है वो नीडल, क्या होता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, जब हम वो इंजेक्शन निकालते हैं, स्पर्म अंदर डाल दिया और जैसे ही इंजेक्शन हम निकालते हैं तो ये खुद को सील कर लेता है और उस तरह से जो जायगोट बनता है वो ख़राब नहीं होता, बस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, ये बेनिफिट मिलता है। एक और बेनिफिट आप देखते हैं कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से क्या है कि हम भाई इंजेक्शन जब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर डाल सकते हैं तो उस इंजेक्शन की सहायता से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इट आल्सो हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब सेल का अगर न्यूक्लियस हमको निकालना है और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियस, कोई दूसरा DNA मॉलिक्यूल डालना है, तो वो भी इसी तरह से काम करेगा। भाई हम नीडल की सहायता से पंक्चर करेंगे, न्यूक्लियस को निकालेंगे और दूसरा न्यूक्लियस या DNA को हम डाल देंगे, जो कि ये किस में किया जाता है, किस टेक्नोलॉजी में, जो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी होती है, क्लोन बनाने में बहुत अच्छा इसका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से होता है कि कोशिका फटती नहीं है। वो नीडल जब डालते हैं तो ये क्या होते हैं, ये नीडल जैसे निकालते हैं तो ये अपने आप को सेल्फ सील कर लेता है, अपने आप को खुद को ये सील कर लेता है, क्योंकि ड्यू टू आप जानते हैं इसमें लैटरल मोशन या लैटरल डिफ्यूजन लगातार होता रहता है, उसकी वजह से ये तुरंत अपने आप को सील कर लेता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्लोन आप जानते हैं, ये पढ़े भी हैं। डॉली एक आपकी शिप थी जो कि पहली आपकी क्लोन्ड जो एनिमल था वो आपका डॉली थी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी।
अब आप बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।